everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope। हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 1 कवर किया था। चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज पढ़ रहे थे हम, उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें हमने सारे बेसिक समझे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। सकल और विलास दोनों के थ्रू हमने स्टोरीज के थ्रू बाकी पैरामीटर्स को भी समझा, राइट। सो आज पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और ये पूरा चैप्टर जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 पीपल एज रिसोर्स का। अभी तक हमने जो बेसिक्स पढ़ लिए थे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। हमने पॉपुलेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की थी ना, कि पॉपुलेशन का भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो एक एसेट की तरह यूज हो सकता है अगर उसमें राइट इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल केयर, स्किल्स में, ट्रेनिंग्स में, तो एक सही तरीके का पॉपुलेशन जो है एसेट बन सकता है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स पे? पहला है लिटरेसी रेट, दैट इज पहला एजुकेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा हेल्थ पे डिपेंड करता है, एंड थर्ड जो है स्किल फॉर्मेशन या फिर ट्रेनिंग्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिन पे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है। लिटरेसी रेट कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है, कितनी पढ़ी लिखी है ना, लिटरेट पॉपुलेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है? हेल्थ। एक अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है अच्छी क्वालिटी को, कि लोग ज्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल्स विजिट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इट हैज अ गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। थर्ड, और ये इंडिकेट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है कि एवरेज एज ऑफ अ पर्सन, जैसे पहले के टाइम पे क्या था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम थी, मतलब लोग एवरेज आप मान लो कि 60 तक जिंदा रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है ना। तो इससे क्या कह सकते हैं हम कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव हुई है, राइट। सो ये दो पैरामीटर्स हो गए। थर्ड है स्किल फॉर्मेशन। स्किल फॉर्मेशन या फिर ट्रेनिंग कह सकते हो आप, है ना, कि अगर हम प्रॉपर स्किल्स दें, अगर पॉपुलेशन में अगर हम प्रॉपरली उनको स्किल सिखाएं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, तो वो एक अच्छी क्वालिटी बिल्डअप कर सकते हैं, एक अच्छा एसेट की तरह वो एमर्ज हो सकते हैं। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं, स्किल फॉर्मेशन, हेल्थ एंड लिटरेसी रेट, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। पहला है एजुकेशन। जैसे सकल के केस में हमने देखा कि सकल स्कूल गया, उसने काफ़ी अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया, एजुकेशन हासिल करी, बाद में डिग्री भी करी एंड लेटर उसको एक जॉब मिल गई। तो उसकी जो मेहनत थी इनिशियल ईयर्स में वो सक्सेसफुल रही, उसने एक अच्छी एजुकेशन हासिल करके एक जॉब ले ली, तो उसको बाद में अच्छे रिजल्ट्स मिले इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी, राइट। तो वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। अगर सकल को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती या फिर जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके एजुकेशन पे अगर वो ना हुआ होता, तो सकल को ना अच्छी जॉब मिलती, ना अच्छी सैलरी होती, प्रोबेबली वो भी गांव में कहीं कुछ छोटा मोटा काम कर रहा होता। सो ये इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में। इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड हिम एस्पिरेशंस एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो उसने अपनी एजुकेशन के थ्रू काफ़ी कुछ सीखा। हम देखते हैं ना कि जितनी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी कंट्री की। तो हम कह सकते हैं कि मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन विल लीड टू इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ कंट्री। जिस कंट्री में ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे क्या
ग्रोथ भी अच्छी होगी क्योंकि उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, अच्छी सैलरी होगी, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, राइट। सो एजुकेशन इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का इंडिकेटर भी है। इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, जैसे कि हमने बात करी, अगर अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो ओवरऑल नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? ये एक एवरेज इनकम है, राइट। जैसे टोटल इनकम जो है हमारी, एंड जब उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो वो पर कैपिटा इनकम निकलती है। सो अगर सभी इंडिविजुअल्स की इनकम अच्छी होगी तो नेशनल इनकम भी अच्छी होगी। कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, राइट। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक अच्छी एजुकेटेड पॉपुलेशन से। There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. जैसे पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं था, बट अभी काफ़ी सारी स्कीम्स है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट ने रन किए हैं जिससे कि गर्ल चिल्ड्रन के एजुकेशन पे स्पेशली फोकस है। एंड जैसे जो आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि राइट टू एजुकेशन का है। राइट टू एजुकेशन का है। इसमें टिल 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो इससे क्या है कि हम सभी उन बच्चों को जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उन सभी की नीड्स को केटर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो ये 2002 में इनिशिएट हुआ था, एंड राइट टू एजुकेशन इसको एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। सो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. बहुत बार हम ये देखते हैं कि चलो पढ़ाई तो कर ली पर वो स्किल नहीं है, वो हमारे पास जो जॉब करना है उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो पर्टिकुलर स्किल्स नहीं होती हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज निकालती है जिससे कि वो पर्टिकुलर स्किल सिखाई जाती है और उसके बेसिस पे जॉब एक्वायर हो जाती है, राइट। सो ये पैरामीटर है एजुकेशन का। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% 1952 में था to 3.1%। अभी हमारा जो एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का वो कितना है? 3% है। हालांकि कम है अगर हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो। सो स्टिल इट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड and has remained stagnant around 3% from past। वही बात जो मैंने कही कि अराउंड 3% जो भी फिक्स्ड है, हर साल जो बजट आता है उसमें अराउंड 3% डिवोट होता है एजुकेशन को। स्टिल फिगर जो है वो कम है, नीड्स टू बी इन्हांस्ड। सो यहाँ पे आप देखिए लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, यहाँ पे 2011 का डेटा है हमारे पास। पर्सन अराउंड 72-73, मेल का आप देखिए और फीमेल का देखिए, यहाँ पे फिर से इनइक्वालिटी का पता चलता है कि मेल एंड फीमेल में जेंडर डिफरेंसेस कितने हैं, एजुकेशन में गैप कितना है, राइट। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% टू 85%, राइट। 1951 का डेटा देखें तो लिटरेसी रेट कितनी थी? 18%, एंड 2018 में हो गई 85%। सो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है अभी। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। लिटरेसी सिर्फ एक राइट नहीं है, अगर आपको अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है, बाकी जो कोर्सेज है वो भी परफॉर्म करने हैं, तो लिटरेसी इज़ अ मैंडेटरी थिंग। Literacy among males is nearly 16.1% higher than females and it is about 14.2% higher in urban areas as compared to rural areas। यहाँ पे भी जैसे हम देख सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनसे लगभग गैप है मेल्स की लिटरेसी रेट में। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो अराउंड 16% ज़्यादा है फीमेल लिटरेसी रेट से, और स्टिल जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज।
As per 2011 census, literacy rate varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. स्टेट वाइज भी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो केरला हमें पता है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है केरला में है, इट इज़ 94%, और आप बिहार में वहीं देखो तो 62%, जो कि काफ़ी कम स्कोर है. सो स्टेट्स में भी काफ़ी वेरिएशन है. ये आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको स्टडी भी करते हैं, इन वेरिएशंस को. सो राइट, अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लिटरेसी रेट क्या है, कैसे डिफर कर रहा है, एंड स्टेट वाइज इसका कंपैरिजन कैसा है. सर्व शिक्षा अभियान ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसमें कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. जैसे कि मैंने बात करी थी, जो आर्टिकल 21A है वो राइट टू एजुकेशन है. राइट, तो ये राइट टू एजुकेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें सभी बच्चों को 6 to 14 जो एज ग्रुप में है उनको फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ये हमने फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया है. तो ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, the local governments and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. So central government की स्कीम है, states के साथ local governments, communities अपने अपने लेवल पे आके पार्टनरशिप करते हैं ताकि we can enhance the and we can achieve the goal of elementary education for all. मिड डे मील स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम आई थी. तो इसमें क्या है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फोकस किया गया. मान लो कि जो बच्चे हैं अब उनका बहुत सारे पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो रहे थे. मिड डे मील स्कीम से क्या हुआ कि न्यूट्रिशनल वैल्यू तो एनहांस हुई, उनको पर डे का जो न्यूट्रिशन जो कैलोरी इनटेक है प्रॉपर वो मिलना चाहिए, तो वो मिड डे मील स्कीम के हिसाब से वो मिल रहा है. प्लस जो बच्चे अब एनरोल नहीं हो रहे थे वो एनरोल होने लगे, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब भेजने लगे ताकि वहाँ पे उनको एक प्रॉपर मील मिल जाएगी. तो इससे एनरोलमेंट रेशियो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. सो न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी इम्प्रूव हुई हैं, प्लस एनरोलमेंट भी इम्प्रूव हुआ है. तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है GER इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स इज 27%. जो हायर एज ग्रुप है, जो कॉलेज वाला एज ग्रुप है 18 to 23 ईयर्स, उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है 27% है, एंड विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज. सो ये जो कॉलेज पे हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये काफ़ी अच्छा है इंडिया का जो लेवल है. The strategy focuses on increasing access, quality adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of IT. So ये फोकस किस पे करता है कि एक्सेस, सबको एक्सेस हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, एंड हम कुछ करिकुलम जो स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं एजुकेशन से रिलेटेड है. Over the past 60 years, there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning. जो पिछले कुछ सालों में हम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखते हैं, जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेज हैं, उनके नंबर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है. राइट, सो ये कुछ डेटा है जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी का डेटा देता है. ये ईयर देखिए यहाँ पे आप कि इन ईयर्स में नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, स्टूडेंट्स कितने थे. तो आप देखो कि ये एक इंक्रीजिंग साइड पे ही है. राइट, एंड टीचर्स थोड़े यहाँ के स्टैग्नेंट हो रहे हैं, बट अदरवाइज इन नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में इंक्रीज हुआ है. सो ये क्या है, पिछले कुछ टाइम से एजुकेशन का जो इंफ्रा है उस पर प्रॉपरली स्पेंड हो रहा है धीरे धीरे. स्टिल देयर इज़ अ लॉट मोर टू बी डन. नेक्स्ट है हेल्थ. हमने 3 पैरामीटर्स देखने हैं ना. पहला एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड जो है स्किल. ये इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के. एजुकेशन हमने देख लिया. हेल्थ क्या है? हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. कि आपका पोटेंशियल कितना है कि आप किसी बीमारी से लड़ सको, कि आप में एबिलिटी कितनी है टू फाइट अ इलनेस. सो दैट डिफाइंस योर हेल्थ.
he she will not be able to maximize output to the overall growth of the organization. मान लो आप हमेशा बीमार रहते हो, राइट? आप दिन में अगर आप 8 घंटे काम करो जिसमें से आप 5 घंटे बीमार हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. तो प्रोडक्टिविटी कम होने से क्या होगा? आपको वेजेस भी प्रॉपरली नहीं मिलेंगी और आपकी हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है. तो ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Fine. So health is very important aspect. अगर आप healthy हो and आप अच्छा nutritional intake कर रहे हो, so that means कि आपकी quality of life भी अच्छी होगी and work productivity भी increase होगी. So इसलिए health एक बहुत ही important parameter है. हमारी जो नेशनल पॉलिसी भी है, हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं वो भी यही एम करती हैं कि सबको मतलब यूनिवर्सल एक्सेस हो, सभी को हेल्थ केयर का एक्सेस हो एंड प्लस अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच अफोर्ड कर सकते हैं और गरीब लोग नहीं कर सकते. तो ऐसा कुछ नहीं है. हमारी जो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ओपन एंड यूनिवर्सल हैं. एम करते हैं इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, ताकि सभी को एक्सेस हो एंड सभी को अफोर्डेबिलिटी हो. फैमिली वेलफेयर को इंश्योर करना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज को इंश्योर करना विद स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जिनको कि उतना नहीं मिल पाता है पर डे, जो उनका है मील नहीं मिल पाता उस अकॉर्डिंग, सो उन पे स्पेशली फोकस करती है हमारी जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्लान्स बना रखे हैं जिससे कि हम अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को भी cater करते हैं उनकी नीड्स को. Over the last 5 decades, India has built a vast health infra and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in प्राइवेट सेक्टर. सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड के टाइम पे इंडिया ने काफ़ी अच्छा जो है हेल्थ इंफ्रा अपना इम्प्रूव किया था एंड हमारी कंट्री ने बहुत अच्छा जो है लीडरशिप भी शो किया था जब हमने जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चला था, जब बाकी कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किए थे. सो ये काफ़ी एक अच्छा मूव था. सो इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूव किया है हेल्थ के इंफ्रा में. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो गांव में रूरल हेल्थ सेंटर्स, देन सिटीज़ में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, तो उन सभी में धीरे धीरे जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में. फाइन. इन द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ ऑल्सो, मैन पावर ऑल्सो, इंफ्रा ऑल्सो. These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 69.4 years in 2016. जैसे मैंने बात की कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एवरेज एज कितनी है, राइट? एवरेज एज. सो पहले जो है, पहले के टाइम पे 90s 50s से पहले उस टाइम की अगर हम बात करें तो लोग जो है कम जीते थे, राइट? 60 के अराउंड तक जीते थे. लेकिन धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है. सो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, ये एक गुड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी पॉपुलेशन. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR ये भी कम हुआ है. IMR क्या होता है कि सपोज एक साल में अगर 1000 बच्चे लाइव बर्थ्स हुए हैं तो उन पे कितने बच्चों की डेथ हुई एक साल में बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे. सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 in 1951 to 36 in 2020. सो ये क्या है IMR का अगर हम कंपैरिजन देखें, सो 1951 में एंड हियर द डेटा इज ऑफ 2018. सो 1951 में कितना था? 147. सॉरी 2020 है ये. सो दिस इज 2020. सो इट इज 36. What does this mean कि 1951 में जो पर 1000 लाइव बर्थ्स हो रहे हैं उसमें से 147 की डेथ हो जाती थी बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे. सो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि इट इज़ 36, बट इसको अभी स्टिल वी नीड टू डिक्रीज दिस फिगर, राइट? सो ये काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं हेल्थ सेक्टर में भी. क्रूड बर्थ रेट्स भी ड्रॉप हुए हैं एंड जैसे हम देखते हैं अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी 2 पे आ गया है, राइट? अभी जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसमें इट इज़ 2. सो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. सो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स को शो करता है ये टेबल. सो आप देखो ये PHC, CHC, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं. सो ये 18 ये आप यहाँ से और यहाँ का फिगर अब आप कंपैरिजन करो. सो इट इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द नंबर. डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स भी
इम्प्रूव हुए हैं धीरे धीरे 29,000 से 31,000। बेड्स जो हैं गवर्नमेंट की, यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो इट इज़ स्टिल एन इंक्रीजिंग फिगर। रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल, ये थोड़ा जो है डिक्रीजिंग फिगर है। एंड नर्सिंग पर्सनल, जो नर्सेज होती हैं, जो स्टाफ होता है, सो ये भी इंक्रीज हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी जो है बजट का काफ़ी कम एलोकेशन होता है हेल्थ सेक्टर में। सो इस चीज़ को गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। सो वी शुड स्पेंड मोर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हेल्थ again is a quality indicator. There are many places in India which do not have even these basic facilities, right? So ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में ये फैसिलिटीज़ जो हैं बराबर हैं, कि हर जगह अच्छे हेल्थ सेंटर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। इट इज़ नॉट द केस, राइट? इवन आप अर्बन और रूरल एरियाज़ को भी कंपेयर करोगे तो रूरल एरियाज़ में आप देखोगे कि वहाँ से भी लोग जो हैं शहर में ही जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो अभी भी देर इज़ स्टिल लाइक मोर टू बी डन। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा होने चाहिए, सीट्स ज़्यादा होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, राइट? सो स्टिल तभी हम पूरे पॉपुलेशन की नीड को केटर कर पाएंगे। एक और इसमें चीज़ होती है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, कि कितनी पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए। सो वो भी हमें इम्प्रूव करना है, राइट? थर्ड जो चीज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के हम सारे आज टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्टोरी आपको याद है, शकल की मम्मी जो है शीला, वो घर का काम करती थी, है ना, वो बाहर जाके कहीं काम नहीं करती थी। लेकिन शकल के पापा जो बूटा चौधरी, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाते थे एंड वहाँ पे काम करते थे, है ना। लेकिन जो शीला है वो घर का काम करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी एंड हेल्प द हस्बैंड बूटा इन द फील्ड, और अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी। शकल का जो भाई जीतू और उसकी बहन सीतू, ये अपना जो टाइम है घूमने में, खेलने में, इधर उधर ही बिताते थे, क्योंकि ये छोटे हैं अभी, राइट? इनकी अभी एज वाइज ये काफ़ी छोटे थे। सो यहाँ पे इस स्टोरी का क्या मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन people who are willing to work at the going wages cannot find jobs। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब वो लोग जो काम करना चाहते हैं वेजेस पे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। तो जो हमने शीला की बात करी, जो शकल की मम्मी है, राइट? तो शीला शी डिडंट वांट टू वर्क, राइट? वो अपने घर का ही काम कर रही थी, वो कहीं बाहर जाके काम नहीं कर रही थी, तो शी वॉज नॉट विलिंग टू वर्क। तो व्हेन शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि शीला अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा ही नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब वो लोग जो काम करना चाहते हैं उन वेजेस पे, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। तो शीला तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में है। कौन सी एज ग्रुप? 15 to 59 ईयर्स। और यही जो एज ग्रुप है ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को बताती है, राइट? सो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन की एज ग्रुप है 15 to 59 ईयर्स, इस एज ग्रुप में अगर कोई इंटरेस्टेड है एंड इफ ही और शी इज़ नॉट फाइंडिंग एनी जॉब्स, सो दैट देन वी कॉल इट अनएम्प्लॉयमेंट। शकल का जो भाई और बहन है जो हमने देखा, वो तो इस एज ग्रुप में ही फॉल नहीं करते, 15 ईयर्स से कम उनकी एज है, तो उन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। और इस एज से ज़्यादा जिसकी एज है तो उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। Shakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside. तो वही हमने बात करी कि वो बाहर इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए, so we cannot call her unemployed. In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. So unemployment जो है इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में है। However, the nature of unemployment differs. जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो डिफर करता है। कैसे? इन केस ऑफ रूरल एरियाज देर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहला ये कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ये कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि सीजनल
एंड डिस्गाइज्ड। इसका मतलब देखेंगे भाई हम, राइट। अर्बन एरियाज में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। सो ये आपको टेबल याद रखनी है कि रूरल एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट है एंड अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल एरियाज में दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, पहला सीजनल एंड दूसरा डिस्गाइज। अर्बन एरियाज में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसका मतलब देखते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि सपोज कि गांव रूरल एरियाज की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल लो आप कि रूरल एरिया में, गांव में सपोज किसान है, उसको खेती करनी है, राइट। सो खेती में भी क्या है, एग्रीकल्चर जब फार्मिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ सीजन्स जो है वो पीक पे रहते हैं काम की, जैसे सोइंग जब बीज बोने होते हैं, हार्वेस्टिंग जब लास्ट में करते हैं, थ्रेशिंग, तो वो सीज़न जो है काफ़ी बिजी रहता है और उसमें काम जो है वो मिल जाता है। लेकिन कुछ सीजन्स क्या हैं जब काम अवेलेबल नहीं होता है, राइट। तो उन पीक सीजन्स को अगर हम हटा दें तो कुछ सीजन्स ऐसे बचते हैं जब काम अवेलेबल नहीं होता है। रूरल एरियाज की बात करें तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कुछ सीजन में काम है और कुछ सीजन में काम अवेलेबल नहीं है। रूरल के केस में जो सेकंड है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, एग्जाम्पल लो आप, मान लो कि ये कोई खेत है, तो यहाँ पे जो है अभी 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं एक ही घर के, एक फैमिली है ना, उसमें 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं इस खेत पे, जितना प्रोडक्शन होना है वो कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लो +3, सपोज अब टोटल जो है 8 मेंबर्स इसी खेत पे काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो तो उतनी रहेगी, ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट ये मैन पावर जो है ये भी इसी खेत में अब लगे हुए हैं काम में। सो इट मीन्स कि लोग, ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो काम नहीं हो रहा है। सो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में, शहरों में कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? जैसे मान लो जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी क्या जॉब नहीं मिल रही है, डिग्री होने के बाद भी जॉब्स उनको नहीं मिल रही हैं, तो वो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year। जैसे हमने बात करी कि कुछ सीजन्स में काम नहीं होता है एंड कुछ में होता है, तो जिनमें अगर काम नहीं है कुछ महीनों में तो वो कौन सा हुआ? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। गाँव में, रूरल एरियाज में जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं वो ये प्रॉब्लम यूजुअली फेस करते हैं। देर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। मतलब कुछ सीजन्स बिजी होते हैं, उनमें काम है, बाकियों में नहीं है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि लोग अपीयर हो रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है। जैसे मैंने बोला कि ज़रूरत वहाँ 5 लोगों की थी लेकिन वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 3 है, जो वो एक्स्ट्रा 3 वाला मैन पावर है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोला डिस्गाइज्ड। सो ये जैसे हमने बात करी कि फैमिली मेम्बर्स में यूजुअली ऐसा होता है कि खेत में जहाँ 5 की रिक्वायरमेंट थी वहाँ 8 काम कर रहे हैं। सो ये 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल कंट्रीब्यूशन में मान लो ऐड तो हो रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही है। इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर हम इन 3 लोगों को हटा दें तब भी जो है प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होगी उस पर्टिकुलर फील्ड की। सो ये डिस्गाइज्ड। अर्बन एरियाज में जैसे मैंने बात करी कि जो बहुत सारे यूथ पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी डिग्रीज हैं, तब भी उनके पास नौकरियां नहीं है, तो ये क्या है? दे आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब, विच मीन्स एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ अर्बन एरियाज। Among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required। एक तरफ तो आप देखो कि टेक्निकली क्वालिफाइड लोग बहुत सारे हैं बट उनको स्किल जो है जॉब्स नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ आप ये देखो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन लोगों की जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, तो ये काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट जिस देश में, जैसे हमारे कंट्री में अभी कुछ 7% अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7% है, वेरी करता है ये हमेशा, जो सर्वेज निकलते हैं उसके बेसिस पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। एंड अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखें तो काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो वेस्टेज हो रहा है मैन पावर का, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है 15 to 59 ईयर्स, तो उसमें क्या है, वेस्टेज हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का। दूसरा क्या है कि लोग जो एसेट बन सकते थे वो अब लायबिलिटी बन रहे हैं, है ना। वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे नेशनल इकोनॉमी में, जो कि एसेट बन सकते थे, वो अब एक लायबिलिटी बन रहे हैं गवर्नमेंट पे। देर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। अब ऐसा लगता है ना कि पढ़े लिखे हैं फिर तब भी स्टिल यू कैन नॉट फाइंड अ जॉब, सो दैट मीन्स इट इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, राइट। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. So it is basically a wastage of manpower, right? Unemployment tends to increase economic overload. एक तरफ जहाँ पे की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, एसेट बनना चाहिए था, वहीं पे वो एक लाइबिलिटी बन रही है, तो उससे क्या है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ रहा है कि अब कंट्री को ही उन यूथ को जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड अगर वो कंट्री को सपोर्ट करते तो वो एसेट की सिचुएशन होती, राइट। सो ये पूरा जो है टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट का है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. अगर मान लो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं हैं, अगर आप बीमार हुए तो हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको स्कूल से टाइमली क्या विड्रॉ कर लिया जाता है कि आप वापस आ जाओ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी पढ़ाई। तो इससे क्या है, एजुकेशन भी डिक्लाइन हो रही है प्लस हेल्थ भी डिक्लाइन हो रही है। Hence, unemployment has detrimental impacts on the overall growth of the economy. Unemployment अगर बढ़ता है तो ये एक इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का, है ना, कि अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वो एक इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का, कि जो सपोज कंट्री है उसकी इकोनॉमी काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी तंग इकोनॉमी है, राइट। एंड ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज। In case of India, statistically the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. Statistically अगर statistics की बात करें तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वेरिएशन होता है, थोड़ा कम है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी कम इनकम है उनको भी एज एम्प्लॉयड शो किया जा रहा है, सो दैट इज़ अ वेरिएशन. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. वही बात कि वो सिर्फ appear करें कि they are employed, but in terms of real potential, it is not adequate for them for their survival. The work that they are pursuing seems forced upon them. बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कोई काम नहीं करना चाहते हो, but still you are forced for that. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. हमने सेक्टर्स की बात करी थी ना, तो प्राइमरी सेक्टर का अगर एग्जाम्पल देखें एग्रीकल्चर का, राइट, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं तो मान लो कि ये प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ पे फार्मिंग करनी है, राइट, तो एक फैमिली पूरी इन्वॉल्व है। अब सपोज ज़रूरत यहाँ 3 लोगों की है बट कर रहे हैं 6-7 लोग काम, तो उनकी ज़रूरत तो है नहीं बट दे आर एक्स्ट्रा मैन पावर यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर का भी एग्जाम्पल या किसी और का भी लें तो ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उनको कोई और काम पे नहीं लगा रहा है, वो खुद ही काम कर रहे हैं, राइट। सो दे आर कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. So there is disguised unemployment in the agriculture sector. So वही बात कि 5 लोगों की ज़रूरत थी, कर रहे हैं 8 लोग, तो ये क्या है, disguised unemployment. But the entire family shares what has been produced. So लेकिन प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही होगी, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी को शेयर करेंगे वो 8 के 8 लोग. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स में कैसा है. एग्रीकल्चर हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, राइट, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट है. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy, right? In recent year there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. अब होता क्या है कि जैसे इंडिया में अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो प्राइमरी,
देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। इंडिया का जो मैक्सिमम जीडीपी है वो टर्शरी सेक्टर से आता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हैं, लेबर सबसे ज़्यादा यहाँ है, लेकिन जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का है। तो काफ़ी यहाँ पे उल्टा है। Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or tertiary sector। तो यहाँ एग्रीकल्चर में जो सरप्लस लेबर था या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा या फिर वो टर्शरी सेक्टर में जाएगा, राइट। तो इस तरह से मोबिलिटी भी है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में भी जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वेजेस उतनी ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्टिविटी जो है उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का है। ये पूरा का पूरा जो आईटी सेक्टर है, पूरा सॉफ्टवेयर जो है, हमारी सर्विसेज हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया यूएस को बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो ये जो टर्शरी सेक्टर है ये काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इंडिया में। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम। In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, IT and so on. Secondary sector जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए। लेट्स सी कि आगे आने वाले सालों में डेवलप होता है कि नहीं होता। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, टर्शरी सेक्टर हैज़ ग्रोन वेरी वेल इन इंडिया एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप भी है एंड बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड भी हैं, राइट। तो ये सारे तीनों जो हैं हमने सेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हमने बेसिकली क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, एजुकेशन, हेल्थ जो इंडिकेटर्स थे, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, पीपल एज रिसोर्स। थैंक यू फॉर द क्लास।